हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था कि मैंने 6.1 कंप्लीट कराई थी आपके लिए। अब मैं कंप्लीट कराऊंगा 6.2 आपके लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूजन बच्चों को आया था कि सर 6.1 जो थ्योरम है वो मैंने अलग बताई है। चलिए, तो मैं बुक वाली भी बता देता हूँ, और जो 6.1 मैंने पढ़ाई है वो भी आपका एक कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअल में एक्सियोम दे रखी है, वो आपकी बुक में एक्सियोम के नाम से दे रखी है, लेकिन वो थ्योरम ही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, और मैं आपको दूसरी चीज बता दूं कि 6.1 जो थ्योरम है वो आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में सुनी होगी, इसलिए मैंने उसको ज्यादा कंसेप्ट के तौर पे नहीं बताया। फिर भी मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि 6.1 थ्योरम क्या थी, है ना। तो थोड़ा सा उसको समझ लें, और एक दो कंसेप्ट और मैं बता दे रहा हूं कि 6.1 थ्योरम क्या थी। 6.1 थ्योरम कहती थी कि दो लाइनें हैं। मान लीजिए लाइन है ए बी। ठीक है, ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ठीक है, ये दो लाइनें हो गई। ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एंगल बना रही हैं, ठीक है, ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि 1 और 2 अगर इसको नंबर डाल दूं तो एंगल 1 हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। ये 6.1 थ्योरम है। इसी तरह से ऊपर वाले भी, ठीक है, ये 3 और ये 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। यानी कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो उन दोनों के अपोजिट बनने वाले, वर्टिकल अपोजिट बनने वाले, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। अगर आपको ध्यान रहता तो आपको एंगल बहुत जल्दी दिख जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। और दूसरा बेसिकली कंसेप्ट ये मैंने आपको 6.1 में बताया था कि एक लाइन है और उसमें दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर ये लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना एक्स और वाई, तो इनका सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। ठीक है बेटा, तो इसका सम जो होगा हमेशा क्या होगा? 180 होगा। अगर ये ए बी कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट नहीं है, मुड़ गई, तो 180 से कम हो जाएगा। ऐसे मुड़ गई तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा? 180 रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए कि ये 180 तो हो गया है ना, ये 180 होगा, और इसको नाम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पेयर। ये बात ध्यान रखिए, लीनियर पेयर किसे कहते हैं? कि एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगलों को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये बात अगर आपको नोट करनी है तो आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, वो क्या कह रहा है? इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। एक तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और दूसरा आपको ये भी शो करना है कि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये वही कंसेप्ट आ गया घूम के। ये लाइन स्ट्रेट है पूरी, ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ दे देते हैं इसको नाम। ये हो गया ई एफ, ये पॉइंट का नाम हो गया जी, और इस पॉइंट का नाम हो गया एच। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है। तो ए बी और सी डी इसने पैरेलल नहीं कही है, ये आपको प्रूफ करनी है। चलिए, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, ये पूरा कितने का होगा? ये पूरा कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा, आप जानते हैं। ठीक है, 180 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो मैं लिख देता हूं बेटा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एंगल 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कहते हैं इसको। ठीक है, एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण, उनका सम कितना होता है? उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 50। तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 130 x की वैल्यू हो गई। चलिए, x आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको देखते हैं। अब y देखिए आप, y में क्या कंडीशन हो रही है कि एक लाइन ऐसे काट रही है, एक लाइन ऐसे काट रही है। तो नीचे वाला 130, तो ऊपर वाला y कैसे होगा? वो भी कितना होगा? 130 होगा। क्यों होगा? अभी बताया है मैंने, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं डायरेक्ट, एंगल y इक्वल टू
130। इसको आपको डायरेक्ट ही लिखना है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों इक्वल है। अब देखिए कंडीशन क्या है, ये लाइन थी हमारी ए बी, ठीक है, ये लाइन थी आपकी सी डी, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है। बेटा थ्योरम याद है, थ्योरम जिसको याद नहीं है एक बार मेरा फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, उसमें सारी थ्योरम कराई हुई है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल था अपना x और ये एंगल था अपना y, तो x कितना आया बेटा अपना, x कितना आया 130 और y कितना आया, वो भी कितना आया 130। अब देखो ध्यान से, इस एंगल को मैंने नाम क्या दिया था, ये है तो इंटीरियर वाले, अंदर वाले, और एक दूसरे के अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये थ्योरम है बेटा, ठीक है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल हो जाएगी, और लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास एंगल दोनों इक्वल आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसको बेटा हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल x इक्वल टू एंगल y, ठीक है, दोनों इक्वल है, और इसको हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ड्यूस इस प्रकार ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के, हैंड्स प्रूव। तो ये प्रूव भी हो गया बेटा, और x और y की वैल्यू भी निकल गई। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही करके आना है, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल आपको ऐसा ही करके आना है, समझा के आना है अच्छे से, इतने में आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई एक्सरसाइज ये टफ नहीं है, और ये आपका बेस तैयार हो रहा है ट्राइंगल का। ट्राइंगल को आप इस चैप्टर से पहले ना पढ़ें, इस चैप्टर के बाद में ही ट्राइंगल पढ़े तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। चलिए मैं गिवन लिखता जाता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। गिवन अपन को लिखना पड़ेगा, गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और क्या दे रखा है, सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के। तो मैं सेकंड लाइन में लिख लेता हूं एंड, ये चलिए इक्वेशन 1 सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि हमने थ्योरम ये पढ़ी है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा कि ए बी पैरेलल थी सी डी के, साथ में ई एफ भी उसके पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए हमें दे रखा है क्या, y और z की रेशो दे रखा है ना, फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी, और x हमें निकालना है, फाइंड x हमें निकालना है। तो रिलेशन तो इसमें दे रखा है और पूछा ये वाला है। अब क्या करें बेटा, जो रेशो दे रखा है ना, हमेशा रेशो वाले क्वेश्चन में हम क्या लगा लेते हैं, k लगा लेते हैं। चलिए हम करते हैं इसको, लेट y रेशो z इक्वल टू 3:7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3k, और z की वैल्यू कितनी हो गई 7k, ये तो आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए z और y हमारे पास है ना, और x और y में रिलेशन भी हमें निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा बैठ रहा है क्या, है ना, कुछ हिसाब ऐसा बैठ जाए जिसकी वजह से हम क्या करें कि y और z में पहले रिलेशन हमें पता चल जाए, है ना। हमें एक चीज तो पता चल रही है, अगर ये सी डी लाइन नहीं होती ना, मान लो ये सी डी नहीं होती, मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ आपके लिए, सी डी नहीं होती तो ये तो दिख रहा है हमें कि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो मैं एक कंडीशन बनाता हूँ आपके लिए, है ना, ये आपकी ए बी है और ये आपकी ई एफ है। तो आप भूल जाइए किसको, सी डी को भूल जाइए, यहाँ तो बना देता हूं मैं, ठीक है, ये तो बना दिया। आप किसको भूल जाएंगे, सी डी को भूल जाएंगे, और आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है ना। तो एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल नहीं होंगे क्या, बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन जो है पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए एंगल x इक्वल टू एंगल z, इक्वेशन नंबर 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि
क्यों ऑल्टरनेट? क्योंकि ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये हमने आगे प्रूफ कर लिया है, ठीक है। ये पहले ही लिख लिया हमने कि इसके पैरेलल है, तीनों पैरेलल है, तो हमें एक लाइन को भूल जाना है और एक्स और जेड में हमें रिलेशन मिल गया है। चलिए अब इसको मिटा देता हूं। अब ये तो मिल गया, एक्स और जेड तो इक्वल है भाई, ठीक है। तो जो जेड की वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी। अब वाई और जेड में क्या रिलेशन है ये पता करते हैं। देखो ध्यान से, ये कितना होगा बेटा? ये भी वाई होगा, होगा नहीं होगा? मैं इस ट्रांसवर्सल को एक नाम दे देता हूं, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, ये इसको एम एन और इसको एल नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एन पे एंगल बन रहा है वो कैसे बना? वर्टिकल अपोजिट से, और एंगल वाई और जेड इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे? इक्वल क्या? दोनों का सम 180 हो जाएगा बेटा। दोनों किसके अंदर हैं? अंदर के एंगल हैं। एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एक लाइन उसको कट कर रही है, तो अंदर वाले दोनों का सम कितना होता है? 180। आप तो एक चीज देखा करो, है ना, कौन से इक्वल होंगे कौन से, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों का सम 180 होगा, इतनी सी बात है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जो आपको इसमें या तो छोटा एंगल दिखेगा बड़ा दिखेगा, है ना, या तो ये छोटा है, जैसे 90 से छोटा एंगल है ये कैसा है? 90 से छोटा। तो 90 से छोटे एंगल जितने भी मिलेंगे ना आपको, सब इसके इक्वल बैठेंगे, ये वाला इसके इक्वल, अब ये वाला भी इक्वल होगा और ये वाला भी इक्वल होगा, और जो बड़े एंगल होंगे ना वो आपस में सब इक्वल होंगे। ये बड़ा वाला इसके इक्वल होगा और ये बड़ा वाला इसके इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बस आपको रीजन ढूंढना होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि या तो आप चाहें तो इन दोनों को का सम 180 कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों का सम भी 180 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि एंगल ये है डी एन एल इक्वल टू वाई, ठीक है। कैसे हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये इसके इक्वल हो गया, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं कि एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास? 180। ये दोनों अंदर वाले हैं, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो बड़ा और छोटा जब भी आ जाए तो दोनों का सम कितना लगाओगे? 180। दो छोटे आ जाएं तो इक्वल, दो बड़े आ जाएं तो इक्वल, और एक छोटा एक बड़ा आ जाए तो सम कितना होगा? 180 होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स of one side of transversal। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो उसके एक ही साइड के दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू बेटा कितनी थी? 3k, तो y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू 7k इक्वल टू 180। ये हो गया आपके पास 10k इक्वल टू 180, ठीक है। यानी k की वैल्यू आ गई 180 बाई 10, ये आ गई 18 डिग्री, ठीक है। तो k की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें पता है कि y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है हमारी 3k, ठीक है। y की वैल्यू 3k है, यानी कि 3 इंटू 18, तो ये आएगा आपके पास 54। मैं सारे निकाल दे रहा हूं, टेंशन मत ना ले, है ना। z की वैल्यू 7k, 7 इंटू k की वैल्यू कितनी है? 18, तो आपके पास आएगा 126, ठीक है। आपके पास y भी आ गया और z भी आ गया। अब आपको क्या पता था? क्या पता था आपको? x इक्वल टू जेड, तो x की वैल्यू तो आपके पास जो आई है वो किसके इक्वल होगी? z के इक्वल होगी, वो हमें पता है, ठीक है। x भी कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया आपके पास 126, है ना। कैसे आया? बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आपका x और z दोनों इक्वल है। हमने क्या निकाला? y भी निकाल दिया, z भी निकाल दिया और x भी निकाल दिया। तो मैंने इस सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करके बताया बेटा। तो आप चाहें तो केवल x पूछा है तो आप केवल x निकाल सकते हैं, बस कंसेप्ट ध्यान रखिए। ये दोनों अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, तो इक्वल, ये दोनों का सम 180, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू रेशो में पता है, रेशो में पता है तो आपको तोड़ना आता होगा, आप किसी और तरीके से भी तोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो उससे भी हो जाएगा, 18 आएगा k की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। मेरा ये कंसेप्ट ध्यान रखें, कभी भी रेशो वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं k लगा के करूंगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस मेथड को भी दिमाग में बैठा लें, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और z और x में आप रिलेशन जानते ही हैं, दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हुए z और x?
क्योंकि वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी है, देखिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। पहले तो इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल दे रखा सी डी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के। चलिए, और एक एंगल दे रखा है जीई डी, जीई डी में बना देता हूं, ये जो इसने दिया हुआ है 126 GED, ठीक है, ये 126 डिग्री है। फाइंड AGE एंड GEF एंड FGE, ये एंगल आपको फाइंड आउट करने। तो पहले AGE देख लेते हैं। AGE कहाँ है, ये रहा, ठीक है, AGE यहाँ पे, AGE इसको ढूंढना है, ये कितने का होगा। अच्छा देखिए, मैं कंसेप्ट बता देता हूं, जी इधर बना देते हैं थोड़ा सा। अब आप ऐसे सोचिए कि दो ही पैरेलल लाइन है, AB और CD, ये आपको दिख रही होगी। थोड़ी देर के लिए EF को भूल जाइए आप, आपको क्या करना है, इसको ऐसे सोचना है कि ट्रांसवर्सल लाइन थी, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, ऐसे सोच लीजिए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन पूरी थी, ठीक है। तो अब आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी दिख रही है, ये ऐसे लाइन काट रही है। तो देखिए, ये AG ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। GED आपके पास है, ये अगर E है, ये A है, ये G और ये D, ठीक है। ये अगर बन गया तो ध्यान से देखिए, Z बन गया, AGE, ये पूरा और ये पूरा। तो ये कैसे एंगल हो गए, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 126, तो ये भी कितना हो गया 126। तो हम फर्स्ट लाइन में सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल AGE, एंगल AGE किसके इक्वल हुआ, GED के, एंगल GED के इक्वल हुआ, यानी कि कितना हो गया 126 डिग्री। कितना हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पहला सॉल्यूशन तो हमारा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, GEF, GEF यानी कि इतना एंगल ढूंढना है आपको, बस इतना। क्या करें, पूरा तो पता है 126 और ये परपेंडिकुलर है, तो इतना कितना हो गया, ये 90 डिग्री। अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दें, ये हटा दें, तो हमारे पास यही बच जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस पूरे 126 में से क्या माइनस करना है, 90 माइनस करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको कि एंगल सेकंड वाला जो है, एंगल GED इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल GEF प्लस GEF प्लस FED प्लस एंगल FED के इक्वल है। FED की वैल्यू कितनी है, 90 है साहब, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एंगल GEF की, और इसकी वैल्यू कितनी है 126। 90 को इधर ले आके माइनस कर देते हैं, तो एंगल GEF कितना आएगा 126 माइनस 90 यानी 36। एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा आंसर भी हमारा हो गया। ये वाला कितना आया, ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री। अब तीसरा देखते हैं बेटा कितना होगा, FGE, FGE ये हमें निकालना है, ठीक है। FGE यानी कि ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो अब देखिए, ये अपना कितना आया था 126 और ये निकालना है, तो ये पूरा जितना था उसमें से कितना माइनस कर दो, 126 माइनस कर दो, तो यही बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो मैं लिख देता हूं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE जो हमें निकालना है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसी पे ये है और इसी पे ये है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180, तो एंगल FGE कितना आएगा 180 माइनस 126, यानी कि हमारे पास आ गया एंगल FGE
इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 54। ठीक है, तो बच्चों तीनों आंसर आपके हो गए अच्छे से। ये हम मैं लिख देता हूँ 54। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पूरा सिलेबस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सब पूरी मैथमेटिक्स आपको मिलेगी। तो आप बस इसको देखते जाइए, वॉच करते जाइए, लाइक करते जाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पहली बात तो ये पी क्यू जो लाइन है वो एस टी के पैरेलल है। मैं गिवन में लिख देता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन, इसमें गिवन में लिख दिया मैंने कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। ठीक है, इसके बाद पी क्यू आर जो एंगल दे रखा है 110 का दे रखा है, और आर एस टी जो दे रखा है वो 130 दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करें, देखिए इसका कनेक्शन इससे कहीं नहीं बैठ रहा, लेकिन हमें एक बीच में एक बेस लेना पड़ेगा जिस लाइन का कनेक्शन इससे भी और इससे भी हो। तो हम एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से होगी, और ये पहले मैं इस लाइन का नाम दे देता हूँ एस एक्स। ठीक है, इस लाइन का नाम दे दिया मैंने एस एक्स। तो एस एक्स मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट करी है कि वो पी क्यू के पैरेलल हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन कि आर एक्स पैरेलल टू पी क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि पी क्यू के पैरेलल है आर एक्स, और पी क्यू एस टी की भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, है ना। तो बाय ये थ्योरम हमने पढ़ी है। बेटा जिसको थ्योरम नहीं पता है, आप एक बार मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो जरूर देखें, तो आपको थ्योरम क्लियर हो जाएगी। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू आर एक्स, तीनों ही पैरेलल हो गई, है ना। तो मैं इसको पी क्यू भी लिख देता हूं आगे, तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए ये मैंने पैरेलल बनाई है इसके, और ये ऑलरेडी पैरेलल थी इसके। अब हमें क्या करना है देखिए अब क्या हुआ कि आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखेगी, है ना। मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ये एक लाइन जा रही है, इसको अगर आगे बढ़ाएं और ये लाइन पूरी देखें तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा कि ये हमारी पी क्यू थी, यहां से लाइन कट कर रही है, ये हमारा आर पॉइंट है, ये एक्स जा रही है। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल 110 का है। ठीक है, ऐसा कैसा डायग्राम मैंने नीचे बना दिया, ये 110 का है, तो ये कितने का हो जाएगा बेटा, ये भी 110 का हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखें ये एंगल, क्योंकि ये जेड यहां पे बना है, ये देखिए जेड बना है। ठीक है, ये जो जेड बना है इससे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू, दोनों हो गए 110 के, है ना। ये वाला जेड ये पूरा बना है, तो ये 110, तो ये भी 110 का हो गया पूरा। चलिए अब देखिए कि ये पूरा 110 का है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो पूरे में से मैं इसको माइनस करूंगा, मेरे पास ये आ जाएगा। अब ये कितना होगा, देखिए एक और ट्रांसवर्सल लाइन, एक और कंडीशन देखिए कि ये हमारी एस टी है, ठीक है, और ये हमारी आर एक्स है, और इसमें एक लाइन ऐसे कट कर रही है ना। थोड़ा छोटा बना देता हूं इधर, इस तरह से इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी एस टी है मान लीजिए, और ये आर एक्स है। तो ये अगर 130 है तो देखिए बड़ा वाला है और एक ये छोटा वाला है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, तो दोनों का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एंगल आर एस टी प्लस, यानी कि आर एस टी प्लस एस आर एक्स, एंगल एस आर एक्स इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि इंटीरियर
angles of same side of ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दो इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये वाला और ये मिलके 180 होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया 130 प्लस एंगल एस आर एक्स इक्वल टू 180। तो एंगल एस आर एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी एंगल एस आर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ये कितना हो गया 50 डिग्री। तो बेटा इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 50 और इस पूरे की वैल्यू हमें पता है 110। तो इस 110 में से हम क्या माइनस कर देंगे 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहां करूं यहां कर देता हूं। ठीक है, एंगल क्यू आर एक्स माइनस क्यू आर एक्स में से क्या माइनस करूं एंगल एस आर एक्स। अगर इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एक्स में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं एस आर एक्स, इतना माइनस कर रहा हूं एस आर एक्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है क्यू आर एक्स। तो इसकी वैल्यू है आपके पास 110, इसकी वैल्यू है 50। तो आपके पास क्यू आर एस आ जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 60, एंगल क्यू आर एस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये भी तरीका ठीक है। उसमें फिर आप इधर वाली कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो आप मैं करके बताऊं, नहीं तो ये मेथड भी अच्छा है। ठीक है, चाहे तो आप ट्राई कर लें। आपको मैं बता दे रहा हूं, हिंट दे देता हूं। ये ट्रायंगल बनाए आप यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 50, ये भी आएगा आपके पास 50 और ये आएगा 70। दोनों का ऐड कर लें 120 आएगा और पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो भी ये 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको तीनों ट्रायंगलों के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से करा है। बाकी इससे भी हो जाएगा। देखिए ये लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, ये 130 तो ये आ जाएगा आपके पास 50। सेम कंसेप्ट यही वाला, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दोनों का सम होता है 180। तो ये 130 तो ये 50 आ जाएगा। 50 से वर्टिकल अपोजिट से ये 50, ये दोनों लीनियर पेयर से 180 में से माइनस करो तो ये 70। अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का सम होगा 180। तो 180 में से इन दोनों का सम आपको माइनस करना है, 70 और 50 का सम यानी 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अभी ऐसे ही नोट कर लें, क्योंकि वो थ्योरम मैंने अभी नहीं कराई है, तो वो आगे काम आएगी, उससे भी आप कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और आपको दे रखा है ए पी क्यू 50 डिग्री और पी आर डी 127 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा हमें एक्स दिख रहा है, देखिए जेड बन रहा है ये। ठीक है, ये बना जेड, ये जेड बनते ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। नहीं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसे है और एक ट्रांसवर्सल, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये 50 तो ये x, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आपके पास आएगा एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यानी कि दोनों 50 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब x इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। ये भी 50 तो ये भी 50। कैसे आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें y तक पहुंचना है। y के लिए देखिए एक और आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर देखना पड़ेगा, है ना। दूसरी लाइन से देखते हैं, ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास सी डी है। अब इस वाली लाइन को सोचें, इस वाली लाइन का ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो 127 है और ये कितना है, ये दो भागों में बटा हुआ है ना। आधा तो 50 है और आधा y है, ऐसे है। एक लाइन और है यहाँ पे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 127 के इक्वल होगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल है, लेकिन ये पूरा इसके इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये पूरा इस 127 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो हम लिख सकते हैं ए पी
50 लिख देता हूं डायरेक्ट, 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन सी लाइन है पैरेलल? ए बी पैरेलल टू सी डी के, ठीक है। 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, यानी वाई की वैल्यू 127 माइनस 50, तो y की वैल्यू आएगी, इसमें से आप माइनस कर दें, तो इसके पास माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 77, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू हो गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छा कंसेप्ट है, तो इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर, यानी कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं आपके पास, ठीक है। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ये भी ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, यानी कि एक रे आई और ये बी पॉइंट पे टकराई, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई तो ये BC निकल गई, मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। RS पे कहां टकराई? C पे टकराई। C पे टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होके कहां चली गई? CD की पाथ पे चली गई, ठीक है। RS एट C अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, यानी कि आपको ये दो मिरर जो है वो पैरेलल रखे हुए दे रखे हैं और आपको प्रूफ करना है कि जो CD है, AB है, CD के पैरेलल है ना। तो पैरेलल का कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, अगर Z बन गया और उसके इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए, यानी कि ये एंगल अगर इसके इक्वल आ गया किसी भी तरह से, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यही हमें करना है कि इन दोनों एंगलों को इक्वल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हटा देता हूं मैं। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं अपन, BL, और एक नॉर्मल बनाएंगे हम यहाँ पे CM, ठीक है। तो एक एंगल यहाँ क्रिएट हो गया, एक एंगल यहाँ क्रिएट हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। इस एंगल को नाम दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। चार एंगल इसमें बन चुके हैं। तो एक तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। यहाँ पे इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? 1 + 2 = 3 + 4। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो AB पैरेलल हो जाएगी किसके? CD के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं एंगल 1 = एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? देखिए reflected angles always equal to incident angle, ठीक है, for plane mirror, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से हम 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन फर्स्ट यहां पे मैं लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो यहां तो ये बात पक्की है 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है, नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल हमेशा कैसा बनता है? परपेंडिकुलर बनता है। और ये भी कैसा बनेगा? ये भी एक परपेंडिकुलर बनेगा। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम कह सकते हैं कि BL जो है परपेंडिकुलर है किसके? PQ के, है ना। एंड CM परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा? RS के, ठीक है। ये दो बात तो क्लियर है, दोनों हमने परपेंडिकुलर बनाए हैं बाय कंस्ट्रक्शन, बाय इट इज अ नॉर्मल। ये क्या है? ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो दोनों इसके परपेंडिकुलर होंगे मिरर के, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरी लाइन एक और इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं जो गिवन है हमारे पास, PQ पैरेलल टू RS। अब ये दोनों
अगर पैरेलल हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, है ना। जैसे ये BL है और ये CM है, यहां से ये 90 बना रही है और यहां से ये 90 बना रहा है, तो ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इन तीनों के कंक्लूजन से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या कि BL पैरेलल टू CM, है ना। ये वाली लाइन क्या हो गई हमारे पास, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। कैसे हो गई, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है, एक तरह से स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक Z बना, ध्यान से देखिए, एक Z बना, ये और ये Z बना, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइनें कौन सी हैं, BL और CM, आपकी दो पैरेलल लाइनें, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गई। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। देखिए फर्स्ट सेकंड क्या कहती है, ये दोनों आपस में इक्वल, और सेकंड क्या कहती है, ये दोनों आपस में इक्वल, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो मैं तो कह रहा हूं चारों इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कि चारों आपस में इक्वल है, 3 इक्वल टू 2 है, तो यानी कि 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड देखिए 2 3 के इक्वल है और 2 1 के भी इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 3 के इक्वल है ना। मैं इसमें एंड सेकंड भी ले लेता हूं, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों से ले लेते हैं। देखिए 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और यहां से 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूं कि 3 और 1 भी इक्वल है, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के है, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू 1 के है। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू, देखिए 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। तो मैंने यहां से चुराया इसको, 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया, 1 और 3 इक्वल हो चुके। और मैं आपको बता दूं कि 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल हो चुका है ना। अब हमें इक्वेशन ऐड करनी है। देखिए क्या करना है, ऐसे ऐड करना है कि अब 2 और 3 हमारा इक्वल है। चलिए तो यहां पे लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, इसी तरह से एंगल 2 के इक्वल हो गया। ये चारों आपस में इक्वल है, कोई रीजन देना बस आपको, ये दोनों है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल है, ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल है, ये दोनों ऑल्टरनेट की वजह से इक्वल है। अगर मान लो ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है, और ये 60 है तो ये इसके इक्वल, तो ये भी 60, और ये 60 तो ये भी 60। इस तरह से चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दो इक्वेशन मैंने निकाल ली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और यहाँ पे आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके पास हो गया है, वो हो गया आपके पास एंगल ए बी सी। ये पूरा ए बी सी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी सी डी के इक्वल हो गया। यानी कि ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इस बी सी डी के इक्वल हो गया। ये पूरा का पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ए बी लाइन किसके पैरेलल हो गई, सी डी के। वही कंसेप्ट है, दो लाइनें पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आप मेरे चैनल पर बने रहें, लगातार आपको हर चैप्टर के सॉल्यूशन इस पे मिल जाएंगे। तो आप लगातार अपनी स्टडी को अच्छा करिए, मजबूत करिए, तैयारी कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।